नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का है। आप सभी को पता होगा कि मैंने लॉजिकल रीजनिंग में 5 क्लास ले ली है, ये हमारी 6ठी क्लास है। और आज हम देखने वाले हैं प्रमाण के बारे में, यानी कि प्रमाण के रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप सभी को पता है कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो। ओके, तो चलिए टॉपिक पर जाने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, प्रमाण के बारे में जानने से पहले हम कुछ शब्दावलियों को देख लेते हैं। भारतीय दर्शन में कुछ शब्दावलियां हैं, उसे हम पहले समझते हैं, फिर जाते हैं प्रमाण की ओर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रमा। तो आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दिखने को मिलेंगे। एक है प्रमा, दूसरा है प्रमेय, तीसरा है प्रमाता और चौथा है प्रमाण। ओके, तो ये 4 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, इनमें से सबसे पहले देखते हैं प्रमा को। तो प्रमा का मतलब क्या है? प्रमा किसे कहेंगे? तो जिसे सिद्ध किया जाता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी विषय वस्तु है, जिसे हम क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, यानी कि सिद्ध जिसे किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रमा। फिर प्रमेय, तो प्रमेय किसे कहेंगे? कि जो सिद्ध हो जाता है। ओके, जो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, उसे हम कहेंगे प्रमेय। तीसरा है प्रमाता। तो प्रमाता का मतलब क्या होगा? जो सिद्ध करने वाला होता है ना, तो जो सिद्ध करता है उसे हम कहते हैं प्रमाता। फिर देखिए प्रमाण। तो यहाँ पर प्रमाण से ही हमें पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो प्रमाण की परिभाषा देखते कि जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, यानी कि जो भी चीज़ वस्तु है जिसके भी द्वारा क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं ना। चलिए, अब मुझे पता है आप लोगों को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो चलिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर, किसी निर्दोष व्यक्ति है, कोई निर्दोष व्यक्ति है, और उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने चोरी की है। क्या आरोप लगाया गया है? चोरी की, चोरी का आरोप लगाया गया। अब देखिए ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है वो कैसा है? निर्दोष है। तो अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये जो पर्सन है वो क्या है? निर्दोष है। यानी कि जिसे सिद्ध किया जाता है, यानी कि हमें सिद्ध किसे करना है? निर्दोष व्यक्ति को करना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमा। अब देखिए प्रमेय का मतलब क्या बताया था मैंने? जो सिद्ध हो जाता है। अगर व्यक्ति जो है वो निर्दोष सिद्ध हो जाता है, वो निर्दोष जाहिर हो जाता है, तो वो क्या हो गया? जो निर्दोष वो जाहिर हुआ है, वो निर्दोष आपका हो जाता है प्रमेय। ओके, उसके बाद जो सिद्ध करता है, यानी कि जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, जिसे मान लीजिए अब वकील ही कहेंगे ना, वकील ही तो निर्दोष कराने के लिए प्रूफ वगैरह, एविडेंस वगैरह देंगे, है ना। तो वकील है वो जिस पर इल्ज़ाम लगा है चोरी का, तो वकील प्रूफ करता है कि ये व्यक्ति क्या है? निर्दोष है। तो यहाँ पर व्यक्ति है वो क्या हो गया? सिद्ध करने वाला, यानी कि उसने प्रूफ करके दिखाया। तो ये क्या हो गया? प्रमाता, यानी कि वकील हो गया आपका क्या? प्रमाता। अब देखिए प्रमाण, तो जिसके द्वारा सिद्ध किया गया। अब देखिए वकील ने कुछ तो एविडेंस दिए होंगे, कुछ तो प्रूफ दिए होंगे जज के सामने कि देखिए सर इसने चोरी नहीं की है, इसके लिए ये सारे प्रूफ है ना। तो जो प्रूफ हम देते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रमाण, यानी कि उसी प्रूफ की वजह से जो व्यक्ति था वो निर्दोष साबित हो चुका। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। जब क्या हुआ? चोरी का इल्ज़ाम लगा
तो उसे हमें निर्दोष साबित करना है। इल्ज़ाम लगा हुआ है, उसने चोरी वाकई में नहीं की है, तो उस पर जो इल्ज़ाम लगा है उसे हमें इस इल्ज़ाम को इस व्यक्ति को क्या करना है, निर्दोष साबित करना है। तो व्यक्ति जो निर्दोष जिसे साबित करना है वो क्या हो गया, इसे हमें सिद्ध करना है ना, तो वो हमारा प्रमा हो गया है ना। फिर क्या होता है, जो वकील होता है वो वकील आपका हो जाता है प्रमाता हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रमाता हो जाता है। और फिर वकील जो है वो प्रूफ वगैरह देंगे, एविडेंस देंगे और बताएंगे कि ये रहे प्रूफ, इस व्यक्ति ने चोरी नहीं की है। तो जो भी प्रूफ वकील ने जज के सामने रखे वो हो गए आपके प्रमाण। और फिर जज ये फैसला सुनाते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, निर्दोष है, यानी कि इसने किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की है। तो ये निर्दोष साबित होना, यानी कि निर्दोष शब्द जो हो गया वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्रमेय हो गया। ओके, वो आपका क्या हो गया, प्रमेय हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्रमा किसे कहते हैं, प्रमेय किसे कहते हैं, प्रमाता किसे कहते हैं और प्रमाण किसे कहते हैं। अब चले प्रमाण के बारे में देखते हैं। तो प्रमाण का अर्थ मैंने आपको बता दिया, जिसे हम प्रूफ कहते हैं, है ना। तो जिसके द्वारा क्या किया जाता है, किसी को हम जिसके द्वारा हम कुछ सिद्ध कर पाते हैं, जिसके वजह से हम, जिसके माध्यम से हम कुछ प्रूफ कर पाते हैं, उसे ही हम प्रमाण कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए प्रमाण के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। ओके, इनके सारे के मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिए। इस प्रमाण को कहा जाता है परसेप्शन प्रूफ, अनुमान प्रमाण को कहा जाता है इन्फरेंस प्रूफ, उपमान प्रमाण को कहा जाता है कंपैरिजन प्रूफ, शब्द प्रमाण को कहा जाता है वर्ड प्रूफ और अर्थापत्ति प्रमाण को कहा जाता है इम्प्लीकेशन प्रूफ और अनुपलब्धि प्रमाण को कहा जाता है अनअवेलेबिलिटी प्रूफ। ओके, तो ये 6 प्रमाण हमें समझने हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहा जाता है, तो प्रत्यक्ष को सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि सभी प्रमाण में से सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है, हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब किसी भी विषय वस्तु को अपनी खुद की ज्ञानेंद्रियों से किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान जब हम ग्रहण करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ओके, चलिए यानी कि सरल भाषा में अगर बताऊँ तो जब किसी भी विषय वस्तु को अपनी खुद की, मान लीजिए कि आपने अपनी खुद की आँखों से कुछ चीज़ वस्तु को देखा, तो उसे देखकर आप कोई ज्ञान ग्रहण करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय का उपयोग होगा, यानी कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी विषय वस्तु का ज्ञान ग्रहण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे माना जाए तो मान लीजिए मैं ये बताऊँ कि यह किताब है, तो देखिए यह किताब है मैं कब बोल सकती हूँ, जब मेरे सामने वो किताब होगी तब मैं बता सकूँगी ना कि यह किताब है। अगर मैं ये बोलूँ कि उस पेड़ पर कुछ पक्षी दिख रहे हैं, ओके, तो वो उस झाड़ पर कुछ पक्षी दिख रहे हैं, लेकिन कौन सा पक्षी दिख रहा है वो हमें कुछ पता नहीं चलता, तो वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय जो होती है उसके आधार पर हमें उसका ज्ञान होता है। ओके, मान लीजिए कि मेरा हाथ अभी आग में जल गया, तो मैं ये बता सकूँगी कि मेरा हाथ आग में जल गया है। तो ये बात क्या हो गई, ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण की हो गई, क्योंकि मैं अभी उसे देख सकती हूँ, मैं उसे स्पर्श कर सकती हूँ। मेरा आग में मेरा हाथ जला तो उससे मेरा स्पर्श हुआ ना, प्रत्यक्ष रूप से हुआ, तो उसे ही हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अनुमान प्रमाण की बात करते हैं। तो अनुमान प्रमाण किसे कहेंगे कि प्रत्यक्ष के द्वारा जिन वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो रहा, यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से जिन वस्तु को देख रहे हैं लेकिन उसके अस्तित्व का आपको कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा, उसका ज्ञान किसी ऐसी वस्तु के आधार पर करना जो उस अप्रत्यक्ष वस्तु के अस्तित्व का संकेत देती। यानी कि मान लीजिए कि मैंने कुछ चीज़ कुछ दिन पहले देखी थी
और फिर उसके जैसी ही मेरे सामने कुछ चीज़ आती है तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे याद आएगा कि हाँ ये जो है वो उसी की तरह की चीज़ है, तो उसे ही हमने अनुमान लगाया कहा जाता है ना। अनुमान का मतलब ही ऐसा होता है कि हम अनुमान लगाते हैं, वो सही नहीं होता है। अनुमान कैसा होता है, सही नहीं होता है, वो अनुमान के रूप में, यानी कि किसी वस्तु को देखकर कुछ दिनों के बाद बिना वस्तु के ही हम उसका अनुभव करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। ओके, यानी कि मान लीजिए कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है और वो बहुत दिनों तक आपके साथ रहा। ओके, मान लीजिए आपकी बहन का बेटा है या फिर आपके भाई का बेटा है, वो आपके साथ कुछ दिनों तक रहा और फिर वो वहाँ से चला गया। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिनों तक तो आपको अच्छा लगता ही नहीं था, क्योंकि आपको ऐसा लगता था उसके चले जाने के बाद कि यार घर खाली खाली हो गया है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको ये आभास होता है कि हाँ वो लड़का हमारे पास ही है, भले वो दूर है लेकिन वो हमारे पास ही है। तो वो आभास जो होता है, जो उसकी गैर मौजूदगी में भी हमें उसका क्या होता है, आभास होता है, तो उसे ही हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। ओके, यानी कि कुछ चीज़ वस्तु को देखकर कुछ दिनों के बाद बिना वस्तु के ही हम उसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे ही हम कहते हैं अनुमान। ओके, चलिए आगे देखते हैं उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण किसे कहेंगे, जब किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य से अज्ञात वस्तु का ज्ञान हो तो उसे उपमान कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब कभी भी हम किसी वस्तु को मान लीजिए कि जब कभी भी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्दों को मिलाकर जो प्रमाण बनता है ना, उसे ही हम उपमान प्रमाण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कभी भी कुछ चलिए सॉरी, आपने मान लीजिए आपने एक टीवी देखा है, क्या देखा है, टीवी देखा है। अब देखिए आपने अगर टीवी देखा होगा और फिर कहीं पर आप उस कंप्यूटर को वहाँ पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर ज्ञात होगा कि ये जो कंप्यूटर है वो टीवी के जैसा ही दिखता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उपमान प्रमाण कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी गाय को देखा। ओके, अब देखिए गाय को देखा, फिर आप कहीं पर जंगल में जाते हो तो उसी की तरह से गाय की तरह जो दिखने वाली चीज़ को आप देखेंगे तो उसे ही आप क्या कहेंगे, उपमान प्रमाण। यानी कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये तो हमारे घर पर जो गाय है ना, इसी की तरह की ये दिख रही है। ओके, तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी वस्तु थी, जो जंगल में जो चीज़ थी वो आपके लिए क्या थी, अज्ञात थी। यानी कि आप उसे जानते नहीं थे कि ये गाय है या फिर क्या है, जंगली गाय है क्या है। ओके, लेकिन आपने पहले क्या देखा था, आपने पहले गाय देखी हुई थी। ओके, तो उसी की जैसी ये चीज़ दिख रही थी, इसीलिए आप क्या बता रहे हैं कि ये जो जंगल में दिखने वाला जो पशु है वो हमारे गाय की तरह ही दिख रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गाय हमारे लिए ज्ञात वस्तु है, लेकिन जो जंगल में जो गाय आपने देखी है, गाय के जैसा जो पशु देखा है वो आपके लिए क्या है, अज्ञात है, तो उसे ही हम कहेंगे उपमान प्रमाण। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, शब्द प्रमाण की बात करते हैं। तो ज्ञान के प्रसंग में शब्द को एक प्रमाण माना गया है। ओके, और शब्द प्रमाण वह कथन है जो शब्दों का अर्थ जानने वाले श्रोता को उस तथ्य का बोध करा देता है जो श्रोता के प्रत्यक्ष की सीमा के बाहर होता है। यानी कि मान लीजिए कि जब कभी भी हम किसी आप्त पुरुष की बात करते हैं, यानी कि जो अच्छे पुरुष होते हैं, आदर्श पुरुष होते हैं, तो उनकी बात मानते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी की बात मान लेंगे, तो ये क्या हो गया, ये शब्द प्रमाण हो गया। ये क्या हो गया, शब्द प्रमाण हो गया। यानी कि ऐसे व्यक्तियों की हम जो भी शब्दों को जो अर्थ, यानी कि आपकी मम्मी को पता है कि ये सही है, ये काम गलत है। ओके, इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, तो वो आपको क्या कराते हैं, वो आपको तथ्य का बोध कराते हैं, और उसी
तथ्यों का बोध को आप क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे शब्द प्रमाण। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए शब्द प्रमाण में कि टीचर जो है वो कुछ चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपको कंप्यूटर के बारे में टीचर बता रहे, पढ़ा रहे, और जो छात्र हैं वो कंप्यूटर के बारे में अच्छे से उसे समझ रहे हैं, टीचर की बात को अच्छे से समझ रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसे ही हम कहेंगे शब्द प्रमाण। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण में क्या होगा कि किन्हीं दो तत्वों के विरोधाभास को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, तीसरे तत्व की कल्पना की जाती है। देखिए, दो तत्व हमारे सामने हैं, लेकिन इन दोनों तत्व कैसे हैं, एक दूसरे से विरोधी हैं। तो इन दोनों विरोधी तत्वों के बीच में जो भी विरोधाभास है उसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरे तत्व की कल्पना करते हैं। तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह यथार्थ ज्ञान है, तथा इस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रमाण को ही हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया था कि देवदत्त मोटा है, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। ओके, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया फिर भी वह मोटा है। तो यहाँ पर देखिए, देवदत्त दिन में भोजन अगर नहीं कर रहा है तो वो मोटा है कैसे हो सकता है। दोनों सेंटेंस जो है वो क्या हो गए, एक दूसरे से विरोधी हो गए। ओके, अब देखिए इन दोनों विरोधी जो सेंटेंस है, अब उनके बीच में जो विरोधाभास है, विरोधाभास क्या है कि देवदत्त जो है दिन में भोजन करता नहीं है, यानी कि भोजन, और फिर वो मोटा है, यानी कि भोजन और मोटा होना। ओके, भोजन नहीं करता है फिर भी वो क्या है, मोटा है, यानी कि दिन में भोजन नहीं करता है फिर भी वो कैसा है, मोटा है। तो ये दोनों विरोधाभासी तत्वों के बीच में जो विरोधाभास दिख रहा है उसे दूर करने के लिए हम तीसरे वाक्य की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब देखिए क्या कल्पना कर सकते हैं हम, तो हम ये सोच सकते हैं कि देवदत्त जो है वो दिन में भोजन नहीं करता ना, तो रात में तो वो भोजन करेगा ही ना। यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि पूरे दिन में नहीं कर रहा है, या फिर 24 घंटे वो भोजन नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। यहाँ पर क्या कहा गया, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, तो स्वाभाविक सी बात है, दिन में भोजन नहीं करता तो वो रात में भोजन करता है, और रात में भोजन करता है इसी की वजह से वो मोटा हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए दो विरोधाभासी शब्द थे, उनके बीच का जो विरोधाभास था उसे दूर करने के लिए हमने तीसरे सेंटेंस की कल्पना की। यानी कि कौन सा सेंटेंस बनाया आपने ये तर्क किया कि वो रात में भोजन करता है। ओके, तो यहाँ क्लियर हो गया, उसे ही हम क्या कहेंगे, अर्थापत्ति प्रमाण। अब देखिए इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए कि इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी बता देती हूँ कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अजय दिन में पढ़ाई नहीं करता है फिर भी वो क्लास में फर्स्ट आता है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ, अजय जो है वो दिन में पढ़ाई नहीं करता है फिर भी वो क्या है, क्लास में फर्स्ट आता है। तो क्लास में फर्स्ट आने के लिए वो कहीं तो पढ़ाई करता होगा ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो दिन में पढ़ाई नहीं करता तो रात में पढ़ाई करता होगा, है ना। तो यहाँ पर हमने दोनों बातों के विरोधाभास को हटाने के लिए तीसरे तर्क की कल्पना कर दी, और उसी से उनका विरोधाभास भी खत्म हो गया। यानी कि वो दिन में पढ़ाई नहीं करता है लेकिन वो रात में पढ़ाई करता है, इसीलिए वो क्लास में फर्स्ट आता है। तो ये विरोधाभास खत्म हो गया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अर्थापत्ति प्रमाण। ओके, आई होप यहाँ पर आपको अर्थापत्ति प्रमाण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। अब देखिए अनुपलब्धि प्रमाण क्या है, तो किसी स्थान विशेष एवं काल विशेष में जो वस्तु उपस्थित होने योग्य है वहाँ उस वस्तु का उपस्थित न होना ही उसके अभाव का सूचक होता है। इसी अभाव का ज्ञान जिस प्रमाण की सहायता से होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं अनुपलब्धि में, तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं।
और प्लस उपलब्धि। ओके, यहाँ पर हम पहले इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो अन प्लस उपलब्धि यानी कि आज नहीं, अन का मतलब क्या होगा, आज नहीं, अन का मतलब नहीं। ओके, और उपलब्धि, उपलब्धि। ओके, अनुपलब्धि। ओके, तो आज नहीं यानी कि जो चीज़ आज नहीं है लेकिन वो कल तो हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं दो वर्ड्स लिख रही हूँ, नॉट और नेवर। अब नेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी भी नहीं। नेवर का मतलब क्या होगा, कभी भी नहीं। और नॉट का मतलब क्या होगा, आज नहीं लेकिन कल हो सकता है। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। ओके, कभी भी यानी कि कभी भी नहीं। और नॉट का मतलब क्या है, मैं ये बोल दूँ कि आज मेरे पास, मैं बोल दूँ कि मेरे पास पेंसिल नहीं है। ओके, आप मेरे पास लेने आए और आपने मुझसे कहा कि मैम मुझे पेन दे दो, तो मैं, मेरे पास अगर पेन नहीं है तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे पास पेन नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, आज के लिए मेरे पास पेन नहीं है लेकिन कल तो मेरे पास पेन आ सकती है ना। हाँ, बिल्कुल भी आ सकती है। अगर मैं ये बता दूँ कि हाथी, मान लीजिए मैं ये बता दूँ कि हाथी क्या है, घर में नहीं आ सकता है, मैं ये बता रही हूँ। ओके, हाथी मेरे घर में नहीं आ सकता। अब देखिए, मेरा घर जो है वो हाथी से क्या है, छोटा है, यानी कि मेरे घर का जो भी दरवाज़ा यानी दरवाज़ा है वो कैसा है, हाथी से छोटा है। तो मैं ये बता दूँ, कोई लेकर आएगा हाथी, आप लेकर आओगे हाथी और मुझे कहेंगे कि मैम मेरे हाथी को आपके घर में रख लो, तो मैं बताऊंगी कि यार मेरे घर में तेरा हाथी नहीं आ सकता। ओके, तो देखिए, आज हाथी नहीं आ सकता तो कल भी नहीं आएगा ना यार, मेरे घर का दरवाज़ा ही छोटा है तो फिर कैसे आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाथी नहीं आ सकता है घर में, तो वो हो गया नेवर के संदर्भ में। और मैंने आपको बताया कि मेरे पास पेन नहीं है, तो वो आएगी नॉट के संदर्भ में। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आज अनुपलब्ध है, जो चीज़ आज अनुपलब्ध है लेकिन वो कल भी उपलब्ध हो सकती है। ओके, यानी कि आज मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का उपस्थित नहीं है, मान लीजिए कोई भी चीज़ है यहाँ पर उपस्थित आज नहीं है लेकिन कल वो उपस्थित हो सकती है। आज जो चीज़ उपस्थित नहीं है और उसकी अनुपस्थिति का जो, उसका जो अभाव हमें फील होता है, उसी को हम कहते हैं प्रमाण, उसी को हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। जैसे कि मान लीजिए कि आप यूजीसी नेट की कक्षा में हैं। ओके, आज आप यूजीसी नेट की क्लासेस में ऑफलाइन क्लास में हैं। ओके, तो अब देखिए, यूजीसी नेट की ऑफलाइन क्लास में आज आप हैं और आज आपकी क्लास, आप आ गए क्लास में लेकिन आपके सर वहाँ पर नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैसा प्रमाण होगा, यानी कि यूजीसी नेट की कक्षा में यूजीसी नेट को पढ़ाने वाले टीचर जो है वो उपस्थित नहीं है। तो यह किस प्रमाण को दर्शाता है, तो अनुपलब्धि को। क्यों, क्योंकि आज नहीं है ना, आज नहीं आए हैं आपके टीचर लेकिन कल तो आएंगे ना, वो ऐसा तो नहीं कि कभी भी नहीं आएंगे, है ना। तो उसी को हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है, यहाँ घड़ा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ घड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका अनुपलब्धि हो गया, है ना। यानी कि आज घड़ा यहाँ पर नहीं लेकिन कल तो आ सकता है ना घड़ा। उसी तरीके से देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी में कि यह गौरी मेरी गाय जैसा है। क्या लिखा, यह गौरी मेरी, सॉरी ये नहीं, ये तो तुलना वाला। ओके, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए। ओके, यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, अब जमीन पर कोई घट नहीं है, कोई घट
नहीं है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि यह जमीन पर कोई घट नहीं है, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। यानी कि यह अब जमीन पर कोई घट नहीं है। तो देखिए घट का मतलब क्या होता है, घड़ा होता है ना, घट का मतलब घड़ा होता है। तो देखिए अभी जमीन पर घड़ा नहीं है, लेकिन कल तो आ सकता है ना घड़ा, ऐसा तो नहीं ना कि जमीन पर कभी भी घड़ा नहीं आ सकता है ना। तो आज यानी कि अब जमीन पर घट नहीं है, लेकिन बाद में तो वो आने ही वाला है। तो ये कौन सा प्रमाण हो गया आपका, अनुपलब्धि प्रमाण हो गया। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड, सारे के जो मैंने प्रमाण पढ़ाए ये आपका लास्ट प्रमाण था, अनुपलब्धि प्रमाण। ओके, मैंने सारे के सारे प्रमाण आपको पढ़ा लिए। अब थोड़े से क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं यहाँ पर ही दिखाती हूँ आपको। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन करती हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यह गवरी क्या है, यह गवई मेरी गाय जैसा है, यह गवई क्या है, गाय जैसा है। ओके, तो इसे जैसा है, इसे यह किसका उदाहरण है। इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है कि यह गवई मेरी गाय जैसा है, तो यह किसका उदाहरण है। तो यह आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तुलना, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति और निष्कर्ष। ओके, तो यहाँ पर निष्कर्ष, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा दोस्तों, तुलना की है ना, ये गवई के साथ गाय की क्या की गई, तुलना की गई। तुलना जब कहाँ पर करते हैं, उपमान में करते हैं ना, कि यहाँ पर उपमान में क्या करते हैं कि एक वस्तु को देखकर आप दूसरी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके साथ कंपेयर करते हैं ना, उपमान को कहा ही जाता है कंपेरिज्म। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं, और जहाँ पर आप तुलना करेंगे, जहाँ पर आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसी को आप कहेंगे उपमान प्रमाण। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए ये थोड़े से क्वेश्चन थे आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ओके, और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम शाम के क्विज में करने वाले। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर ग्रुप में ज्वाइन होकर ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।